नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। किसान आंदोलन का आज 79वां दिन है, लेकिन हैरान करने वाला पक्ष यह है कि अभी तक इसके खत्म होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा। बातचीत का जो सिलसिला चल रहा था अब वो भी खत्म हो गया है। 26 जनवरी को हुए घटनाक्रम के बाद ऐसा लग रहा था कि आंदोलन खत्म हो सकता है, लेकिन 28 जनवरी की शाम ने सारा गेम पलट दिया। राकेश टिकैत के आंसुओं की भावनाओं में बहकर किसानों का रैला बॉर्डर की तरफ दौड़ पड़ा और उसके बाद आंदोलन का रंग रूप बदल गया। अब स्थिति यह है कि उसके बाद शुरू हुआ महापंचायतों का दौर लगातार जारी है और साथ ही बॉर्डर पर पूरी तैयारी है, क्योंकि सर्दी के सितम को जैसे तैसे किसानों ने झेला, लेकिन गर्मी के सितम को झेलने के लिए किसानों ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। क्या है वो मास्टर प्लान, उसके बारे में आज बात करेंगे। नए कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार के साथ किसान लंबी लड़ाई के मूड में हैं। इसे लेकर सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी सीसीटीवी, वाईफाई लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इंटरनेट की समस्या से निपटने के लिए मोर्चा अलग ऑप्टिकल फाइबर लगवाएगा और गर्मी से बचने के लिए इलेक्ट्रिक फैन, एसी लगवाने की तैयारी है। 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। हर हरकत पर बारीकी से नजर रखने को एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। गश्त लगाने, ट्रैफिक संभालने और पहरा देने के लिए 600 लोगों की टीम बनाई गई है। इसके साथ ही 10 मुख्य स्थानों पर एलसीडी स्क्रीन लगेगी। वहीं किसानों ने ऐलान किया है कि 18 फरवरी को रेल रोको अभियान पर फोकस किया जा रहा है। इससे यह साफ है कि किसानों की तैयारी लंबी है, लेकिन इस तैयारी से सरकार कैसे निपटेगी, ये यक्ष प्रश्न अभी बना हुआ है, जिस पर आज बड़ा मुद्दा में बात करेंगे। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ हम किसानों के प्लान को दिखा रहे हैं। पहरा देने के लिए 600 लोगों की टीम तैयार की गई है। गश्त लगाएंगे, ट्रैफिक को भी संभालेंगे। ये टीम ये काम करेगी। 10 मुख्य स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी ताकि किसान दूर बैठकर भी सारा मोमेंट देखें। हर गतिविधि जो मंच पर हो रही होगी उसको देख पाएंगे। 14 फरवरी को मशाल जुलूस भी किसान निकालेंगे। ये रणनीति है किसानों की। 16 फरवरी को शहर स्तर पर चर्चा होगी। अलग अलग शहरों में जाकर चर्चा की जाएगी। सर छोटूराम को श्रद्धांजलि भी 16 फरवरी को देंगे किसान। 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन है किसानों का। एमएसपी की लिखित गारंटी किसान चाहते हैं, यह किसानों की मुख्य मांग है। कृषि कानून वापस ले सरकार, ये किसानों की प्रमुख मांग है। कृषि सुधार कानून में संशोधन हो। किसान मोर्चा अलग ऑप्टिकल फाइबर लेगा, यह किसानों का प्लान है। फैन और एसी भी लगवाने की तैयारी में है किसान। बॉर्डर पर 100 सीसीटीवी लगाने की तैयारी है। यानी ये कुछ चीजें हैं जो लगातार आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहेंगे, जिसको लेकर किसान तैयारी कर रहे हैं। अब इससे यह तो तय होता है, ग्राफिक्स आप लगातार स्क्रीन पर देखते रहेंगे, इससे यह तय होता है कि किसान इन कृषि कानूनों को लेकर सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की जंग में अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि सरकार अगर कानूनों को वापस ना ले तो हमारी आंदोलनों को खत्म करवाने की लड़ाई लंबी चलती रहे। ये रणनीति इस बात का संकेत है कि अगर इन कानूनों को सरकार वापस नहीं लेती है या किसी निष्कर्ष पर बातचीत हो और वो ना पहुंचे, तो किसान इस बात के लिए तैयार हैं कि हम इस आंदोलन को लंबा खींचेंगे। ये सारी चीजें हमने आपको इसलिए दिखाई हैं जो इस बात का संकेत कर रही हैं कि सरकार अगर इन कानूनों को वापस नहीं लेती है तो हम क्या करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की बात किसान कर रहे हैं और लगभग 79 दिन का वक्त हो भी चुका है। बातचीत का भी कोई रास्ता नजर आता नहीं है। ऐसे हालात में क्या होना चाहिए?
एक प्रश्न जो सबके दिमाग में आज भी खड़ा है, यक्ष प्रश्न है कि आखिर इस आंदोलन का होगा क्या, और इन कानूनों को लेकर जो किसान लगातार इनको खत्म करवाने की मांग कर रहे हैं, इनका क्या होगा। ये इसी तरह से जारी रहेंगे, किसानों की बात को सरकार मान लेगी या नहीं मानेगी, और अगर इन कानूनों को सरकार वापस नहीं लेती है तो जो किसान तैयारी कर रहे हैं वो कितनी लंबी तैयारी के साथ आए हैं। सर्दी का सितम किसान झेल गए थे और अब धीरे धीरे सर्दियां खत्म हो रही हैं, कम हो रही हैं, अब आगे की तैयारी भी किसान कर रहे हैं। क्या संकेत है ये? इस बात का मतलब समझने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे करवाता हूं और फिर इस खास चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ रेणु भाटिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं। रेणु भाटिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र चंदेलिया हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं। जितेंद्र चंदेलिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। केपी मलिक है मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, इस खास चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े हैं। और भारतीय किसान संघर्ष समिति से मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे विकास सीसर, वो अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन मैं पहले मलिक साहब के पास जाऊंगा। मलिक साहब, एसी लगवा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फैन भी लगेंगे। सर्दी का सितम तो किसान झेल गए, सर्दी में तो इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अब गर्मी से बचने के लिए सारी तैयारी नजर आती है। ऐसा लग रहा है कि अगर बातचीत किसी रास्ते पर नहीं पहुंच पाती है तो ये पूरा का पूरा आंदोलन और ज्यादा लंबा खिंचेगा, क्योंकि 26 तारीख के घटनाक्रम के बाद जो माहौल बना था वो ऐसा लग रहा था कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत का जो भावनात्मक तरीका रहा, उसके बाद इस आंदोलन ने गति पकड़ी। महापंचायतों का दौर शुरू हो गया है। क्या इशारा कर रहा है? कुछ रास्ता निकलता हुआ नजर आता है या फिर दोनों तरफ से टकराव की स्थिति बनी हुई है? देखिए शमशेर जी, इस सवाल का काफी सारा जवाब आपने खुद ही दे दिया कि ये आंदोलन जो है लंबा खिंचेगा। ये जाहिर है। आपने संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री का भाषण सुना। प्रधानमंत्री ये जरूर कहते हैं कि बातचीत की जाएगी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं नहीं लगता कि वो इन कानूनों को वापस लेने के मूड में है या एमएसपी को कानूनी अमली जमा पहनाने के मूड में है। ये बात किसान भी समझ गया है और किसान को समझ में आ गया है कि आंदोलन लंबा खिंचने वाला है, क्योंकि किसान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। यहाँ मैं आपका 2 मिनट का टाइम लेके थोड़ा सा टिकैत के बारे में ये बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपने भी कहा, हम भी मानते हैं कि 26 तारीख के बाद 28 जनवरी को ये लगने लग गया था कि आंदोलन समाप्त हो चुका है। आंदोलन में जो 2 आंसू टिकैत के निकले, उसने इसको गति दी, एक ऊर्जा दी, और उसमें जो है आग में घी का काम उन्होंने किया। और उसके बाद आप जानते ही हैं। टिकैत के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो हम उसको राकेश टिकैत कह रहे हैं, उसका टिकैत कोई सरनेम नहीं है। वो बिल्कुल वो एक टिकैत की उपाधि है। और वो उपाधि क्यों दी गई है कि जैसे बीच में ही लोग उठ के भाग जाते हैं, नेता उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जो टिका रहे। और ये सैकड़ों साल पहले इनके परिवार को उपाधि दी गई थी कि जो भी चौधरी बनता है, जो भी नेता बनता है, सिर्फ उसी को ये उपाधि दी जाती है और टिकना ही उसका नाम है। तो यहाँ टिकना राकेश की मजबूरी है चारों तरफ से, चाहे वो नेता की वजह से हो, चाहे किसान नेता की वजह से हो, राकेश टिकैत को टिकना ही पड़ेगा। अब किसानों का दबाव भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा आ चुका है, ये उसकी मजबूरी है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले कि राकेश टिकैत की संपत्ति की जांच की मांग होनी शुरू हो गई है, उसकी कुछ जमीन की कुर्की की तैयारी हो गई है। तो नेता होते, नेताओं के साथ ये सारी चीजें होती हैं। कहीं ना कहीं नेता इस चीज से घबरा रहे, मुझे नहीं लगता। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ, जो आपने कहा है कि किसान, एक सेकंड रोकूंगा, मेरे साथ अभी विकास सीसर भी जुड़ गए हैं। सीसर साहब, स्वागत है आपका इस खास चर्चा में, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी मलिक साहब। जी मैं कह रहा था कि जिस प्रकार से आपने कहा कि आज आंदोलन का स्वरूप बदल गया है। आज आंदोलन वो पुराने आंदोलन नहीं रहे जो महेंद्र सिंह टिकैत या चौधरी या देवीलाल के जमाने में होते थे। आज सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल मीडिया का जमाना है। आपने कहा एक मिनट में चीज पकड़ में आ जाती है। जिस लाल किले पे आरोप लगाया जा रहा था कि किसान चढ़ गए,
अब जो भी अपराधी थे उनमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आज सोशल मीडिया की वजह से, डिजिटल मीडिया की वजह से सब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है किसानों की कि वो डिजिटल सीसीटीवी लगा रहे हैं, बाकी अपनी तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं कहूंगा कि सरकार को अभी भी ये सोचना चाहिए कि बीच का रास्ता किस तरह से निकाले। मेरा मानना ये है कि इसमें से 80-90% वो किसान हैं जिन्होंने तत्कालीन सत्ताधारी दल को अपना बहुमत दिया था और सरकार में उनको, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, बनाने में सहयोग दिया था। और आज सरकार उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, रेणु भाटिया जी, आंदोलन की तैयारी नजर आता है कि लंबा चलेगा, क्योंकि जो तैयारियां हैं मैं देख पा रहा हूं, जो खबरें आ रही हैं ग्राउंड से वो ये बता रही हैं कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है तो हम भी अपनी बात पर अड़े हैं, हम वापस नहीं लौटेंगे। अब ऐसे में 80 दिन हो जाएंगे, कल 3 महीने भी हो जाएंगे, 4 भी हो सकते हैं। और अगर इसी तरह से हालात चलते रहे, क्योंकि रिजल्ट को निकल नहीं रहा है, तो 5-6 महीने, साल भर ये सब हो सकता है। शमशेर जी, अभी पत्रकार भाई ने बहुत डिटेल में काफी सारी बातें की और मुझे लगता है बहुत सारी बातों का आंसर उसी में है कि सरकार अपनी बात पर टिकी हुई है। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सरकार ने जो समाधान निकाला है, जो सरकार ने कानून बनाया है, वो दूरदर्शी कानून है, देश को ध्यान में रखते हुए है, किसानों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सारी बातों को सोचकर रखा गया है। तो इसलिए बार बार एक्सपेक्ट किया जाए कि कानून बदले, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें समझदारी है। और रही बात कुछ फेरबदल हो, ये कई दौरों की बातें, कई दौर बातों के चले, कई चेंजेस भी किए गए, किसानों की बातें भी कई कई स्थानों पर रखी गई, और 100% कोई कहे कि बिल्कुल ही सरकार हटा दे ये सारी बातें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सरकार ने भी जब ये कानून बनाए हैं तो उसको हर एंगल से, बेनिफिशियरी पॉइंट ऑफ व्यू से, सरकार के भी, राज्य के भी, देश के भी और किसानों के भी, सब चीजों को देखते हुए बनाए हैं। उसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं कि आंदोलन जारी रहेगा, बैठेंगे, तो सरकार ने तो बार बार इनसे निवेदन किया है कि आप आंदोलन खत्म करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को इन्होंने वजन नहीं देना चाहते या नहीं दिया, या उस पर राजनीति खेलना चाहते हैं, तो वो इनकी अपनी मंशा है। परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोनों सदनों में बड़ा क्लियर कहा। मैं पूछूंगा आपसे, राजनीति कौन कर रहा है? किसान कर रहे हैं कि कोई और कर रहा है? देखिए, जो भी किसानों को इस तरह से राजनीतिक उसमें ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर राजनीति की हम बात करें, देश की बात करें, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से तो बड़े कोई नहीं हो सकते ना कि वो देश की बात करते हैं। तो उन्होंने सभा से, राज्यसभा से, लोकसभा से, दोनों सभाओं से बात करी कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, जिस बात पर ये गुमराह हैं या जो भी इस तरह की बात करना चाहता है। तो उन्होंने डायरेक्ट किसानों को मैसेज दिया है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां वहीं की वहीं रहेंगी, बनिस्बत इसके और मंडियां बढ़ाई जाएंगी। आपने बजट में देखा, यही तो एक बात है जिस पर पेंच फंसा हुआ है। रेणु भाटिया जी, एक मिनट। रेणु भाटिया जी, मैं किसानों के पास भी चलूंगा, उनसे पूछूंगा, लेकिन ये भरोसा नहीं हो पा रहा है। सारी तमाम बातों पर सरकार की, आम आदमी, देश का आदमी, प्रधानमंत्री मोदी की बात पर, बहुत सी बातों पर भरोसा कर रहा है, लेकिन इसी बात पर किसानों को भरोसा नहीं हो रहा कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी। यही भरोसा किसानों को नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते सब हो रहा है। ये भरोसा कैसे कायम होगा? शमशेर, क्या बातों से कायम हो जाएगा? मैं एक मिनट, मैं ना दोपहर में आज एक न्यूज देख रही थी किसी चैनल पे, उसमें वो राहुल गांधी अपनी डफली बजा रहे थे किसानों के लिए, जिनको एबीसी किसानों का नहीं पता है, परंतु वो बात कर रहे थे कि एमएसपी फला ढिमका, इस तरह की भाषा बोल रहे थे। मुझे ताज्जुब होता है कि वो ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं। हमारे मतलब आप कहें कि बीजेपी की प्रवक्ता ऐसा बोल रही है, ऐसा नहीं, आप लोग सभी लोग सुनते हैं। वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो जिसका कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि वो कभी कहते हैं सरकार किसानों के साथ ऐसा कर रही है। हमने उनसे पूछा कि हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया, खत्म कर दिया जो आपने लागू किया हुआ था, तो उनके पास जवाब नहीं होता। एमएसपी की अगर बात करते हैं कि हमने कौन सी जगह पर कब बंद की,
तो उनके पास जवाब नहीं। हमने ये कहा कौन सी ऐसी मंडी है जो बंद हो गई, या हमने 1000 और मंडियां बढ़ाने का प्रावधान किया जनसंख्या को देखते देश हुए, में तो किसानों की रेणु संख्या को देखते हुए, रेणु सारी जी, बातों को देखते स्वामीनाथन की हुए, रिपोर्ट तो ये उनके कहती है कि पास 42,000 जवाब नहीं मंडियां होता। हों देश में, 42,000 मंडियां हों। स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो ये कहती है, इनसे कितना भला होगा। और जो हैं उन्हीं को लेकर किसानों को विश्वास नहीं हो पा रहा कि रहेंगी कि नहीं रहेंगी। हम बात तो कर लेंगे, हम हो सकता है हम 1000, 2000, 3000 मंडियां और बना दें, लेकिन जो हैं वही रहेंगी। इस पर किसानों को विश्वास कैसे दिलाया जाए, कैसे दिलाया जाए, और कैसे किसानों को विश्वास हो, मैं समझना चाहूंगा। ऐसे है शमशेर जी, जब हम ये बात करते हैं, हम का मतलब जब सरकार ये बात करती है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी मंच से ये बात कहते हैं कि 1000 मंडियों का और प्रावधान होगा, और बजट में भी ये बात आती है, उसके बावजूद अगर कोई कहे कि हम कैसे विश्वास कर ले कि मंडियां चलेंगी, बंद नहीं होंगी या बरकरार रहेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि और किस तरह का डंका बजा दिया जाना चाहिए। ये तो बजट में तो लिखित प्रावधान हुआ, बजट में बोला गया सभा में। नहीं, ये कह रहे हैं कि जो हैं वो रहेंगी कि नहीं रहेंगी, इस पे संशय है। जो हैं वो रहेंगी या नहीं रहेंगी। विश्वास तो देखिए, सरकार का काम है देश की जनता का भरोसा जीतना, और देश की जनता का भरोसा जीता तो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने मोदी। अब यही जो बात है, किसानों को समझ नहीं आ पा रही है कि मंडियां खत्म नहीं होंगी। ये विश्वास कैसे जागेगा? कहने मात्र से जाग जाएगा, कुछ लिखित में दिया जाएगा, ये चीज समझ नहीं आ रही है। मैं विकास जी से पूछूंगा जो आप बातें कह रही हैं। आपकी बात हाँ, ठीक है शमशेर जी, हाँ। लेकिन सरकार जो किसानों के लिए सभी तरह के प्रावधान कर लिए, यदि किसान उनको ध्यान से देखेगा, पढ़ेगा, अपने माइंड से इस बात को लेगा, तो मुझे लगता है ये वही किसान होंगे जो तीसरी बार भी माननीय मोदी जी को सरकार में लाएंगे और प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप देखिएगा। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं विकास जी। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं आज के इस पैनल से कि जो मंडियों की बात सामने आ रही है वो किसानों को विश्वास नहीं हो रहा, और प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये कह रहे हैं संसद के दौरान, बातचीत के दौरान, अपने भाषण के दौरान कि मंडियां थी, मंडियां हैं, मंडियां रहेंगी। आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए श्रीमान जी, एक तो बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री का अगर पहले का रिकॉर्ड देखोगे आप, उनकी सभाओं के अंदर इन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे हम 2014 के चुनाव के अंदर, और सरकार में आते ही इन्होंने एक एफिडेविट दिया कोर्ट के अंदर कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू कर सकते। जितने वादे इन चुनाव के घोषणा पत्र के अंदर किए थे, आज एक वादा मुझे ये गिना दो कि इन्होंने ये वादा पूरा किया है। विश्वास न होने की सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो वादे किए थे, घोषणा पत्र के अंदर भी जो वादे किए थे, वो भी एक भी पूरा नहीं हुआ है। और जो किसान की जो बात है, अगर प्रधानमंत्री को इतना ही विश्वास है कि उनके कहने से एमएसपी मिलता है, तो आज भी मात्र 6% एमएसपी हमें मिल रहा है। मात्र 20 साल में 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान किसान को इसलिए हो चुका है क्योंकि उसको एमएसपी नहीं मिल रहा है। और अगर अभी भी इसके संदर्भ में अभी तुरंत में देखोगे आप, तो गेहूं आज भी 1600 रुपये क्विंटल बिक रहा है, जबकि ऑफ सीजन के अंदर गेहूं 150 रुपये बढ़ता था, एमएसपी से ज्यादा होता था। लेकिन आज भी मंडियों के अंदर आप गेहूं का रेट पता करें कि 1500-1600 रुपये है। और प्रधानमंत्री को ये जुमलेबाजी छोड़ करके किसानों की बात को सुनना चाहिए, और किसान इस देश के आम नागरिक हैं, और प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने वाला किसान है। हमने इसको वोट दे करके प्रधानमंत्री बना था। ऐसे भद्दे जो मजाक प्रधानमंत्री जी किसान के संदर्भ में कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं आंदोलनजीवी है, कभी कह रहे हैं परजीवी है, ऐसी जो भाषा है वो शोभनीय नहीं है प्रधानमंत्री के लिए भी, और सरकार के लिए भी, और देश के लोकतंत्र के लिए भी। और हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं है हमें, मैं आपको साफ करना चाहूंगा, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है एक सरकार का वो बिल्कुल झूठ के ऊपर टिका हुआ है। इसलिए कोई भी आम आदमी, कोई भी किसान इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक कि हमें कोई लिखित में गारंटी नहीं मिल जाती, तब तक हम आंदोलन को चलाते रहेंगे, आंदोलन हम लड़ते रहेंगे, चाहे जितना भी समय लगे, लेकिन हम अब की बार खाली हाथ घर वापस ले जाने वाले हैं। ये आप लोगों की जो तैयारी है, जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, रिपोर्ट हमारे पास आ रही हैं कि आप लोग एसी लगवाने की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ से बिजली की जो सुविधा उसको बढ़ाने की बात हो रही है, तो इससे आपको लगता है कि जो मंशा सरकार की आप लोगों से बातचीत करने की नजर आती है, सरकार तो कह रही है बात हम करने के लिए तैयार, आप बात करिए।
देखिए, हमने 12 बार बातचीत कर चुके हम, और हमें कोई आपत्ति नहीं है, 13वीं बार भी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं कि एक फोन कॉल की दूरी है, हमें फोन करने की आवश्यकता नहीं। हम दिल्ली के चारों ओर बैठे हैं, जिस संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी अपने भाषण फैल रहे हैं उसके चारों ओर हम बैठे हैं। कभी भी किसी भी समय दिन रात 24 घंटे हम बैठे हैं। किसी भी समय कोई मंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हाँ, लेकिन हम तैयारी हमारी पूरी है, ऐसी नहीं है मैं जिस झोपड़ी के अंदर बैठ करके बात कर रहा हूँ आपको नजर आ रही होगी। हमने अपनी झोपड़ियां बना ली है, या लाइट का प्रबंध कर लिया है, और गर्मी सर्दी कुछ भी हो, पूरी सर्दी भी हमने काटी है, बरसात भी हमने निकाल ली है, सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ी उसके बाद भी हम यहाँ बैठे हैं। गर्मी भी आएगी और अगली सर्दी भी आएगी। हम तो घर जाएं तो जाएं किस लिए, कैसे जाएं, क्या लेकर के जाएं घर। जिस काम के लिए हमारे लिए जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक हम इस आंदोलन को चलाते रहेंगे। तो इसमें गर्मी सर्दी हमारे लिए कोई मायने रखता, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं और हम अपने पेट और खेत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और नस्ल और फसल बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे लिए समय कोई मतलब नहीं रखता, और हम अपनी मांगों को पूरा जब तक नहीं करवा लेते तब तक हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। बिल्कुल तैयारियां कर रखी, हमने गांव के अंदर भी ड्यूटियां लगा दी हैं। छोड़ा वाइज जो गांव के अंदर परिवार वाइज जो लोग हैं बारी बारी आकर के रुकेंगे। आंदोलन से सरकार कितना है लंबा खींचे, लेकिन मुझे पीड़ा इस बात की है, प्रधानमंत्री जी एक MP के पद का खाली होते हुए तो रोते हैं, लेकिन हमारे 205 साथी किसान साथी शहीद हो चुके हैं, उनके लिए एक शब्द भी नहीं बोलते। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अपने ही देश के अंदर पराये कर दिए गए। जितेंद्र चंदेलिया जी, जब आप लोगों से सवाल पूछती भारतीय जनता पार्टी, अभी रेणु भाटिया मेरे साथ हैं, कहते राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता है कृषि कानूनों को लेकर, इसमें गलत क्या है बताने के लिए? शमशेर जी, मैं बताना चाहूंगा, जब नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के जब नमस्ते ट्रंप कर रहे थे कोरोना काल के अंदर, तो फरवरी के अंदर तमाम देश के मीडिया ने दिखाया कि राहुल गांधी जी ने कोरोना काल के लिए सरकार को चेताया था। सरकार की अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने बताया था कि अर्थव्यवस्था कैसे चौपट हो जाएगी, कैसे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और कोरोना काल महामारी के अंदर सरकार के पास में समाधान नहीं है, संसाधन नहीं है निपटने के लिए उस महामारी से। पहली बात, पहले दिन से आपने देखा हरियाणा के अंदर पीपली का किसान पूरे देश में छाप छोड़ के गया। किसान बचाओ खेती बचाओ यात्रा यहाँ पर राहुल गांधी जी करते हैं, जो हमारे खट्टर साहब और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विज साहब डरते हैं राहुल गांधी जी नहीं आएंगे, लेकिन वो आए। माननीय शैलजा जी भी थी, तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता था, किसान मजदूर की आवाज उठा रहे हैं राहुल गांधी जी, और तमाम मुद्दों पर विपक्ष की भूमिका में है। अब मैं बताना चाहता हूं, देखिए मुझे एक आज के मौजूदा हालात पर एक शायर की पंक्ति याद आती है शमशेर जी, कि सच से झूठ से जिससे भी आप यारी रखें, सच से झूठ से जिससे भी आप यारी रखें, आप तो अपनी तहरीर जारी रखें। इस समय आप मालिक हैं बाजार के, इस समय आप मालिक हैं बाजार के, अरे जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखें। बात मन की कहें, मन की बात बहुत वो करते हैं, लेकिन 200 शहादत किसान देश का अन्नदाता दे चुका है, उसके ऊपर उनकी आंख से आंसू नहीं निकलते, ना मन में बात आती। मन की बात में किसान की बात आती है, ना किसान की पीड़ा का जिक्र वो करते। तो बात मन की कहें या वतन की कहें, झूठ जब भी बोले आवाज भारी रखें। रेल गेल बेल सेल NHPC NTPC BSNL MTNL और एयरपोर्ट और जल जंगल जमीन को बेचना चाहते हैं। सब चीज देने के बाद अब देश के किसान के अन्नदाता की जमीन पर उनकी निगाहें हैं, इसीलिए कोरोना काल में 900 पेजों के कृषि काले कानून उन्होंने बनाए, और हमारी एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। लोकतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी संविधान देता है। हमारे जो दोनों बड़े सदन है, राज्यसभा लोकसभा, वहां पर विपक्ष को किसी भी दल को रायशुमारी के लिए नहीं बुलाया गया। अगर राज्यसभा में उन्होंने किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का व्यक्ति अगर सत्यता से किसान की अन्नदाता की बात रखी तो उनको सस्पेंड किया गया। तो तानाशाही से देश को चला रहे हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण है। शासक को प्रजा की आवाज सुननी चाहिए। और मैं, हमारी बड़ी बहन है, मेरे फरीदाबाद से बहुत सीनियर नेता है भाजपा की, मैं बड़ा आदर करता हूं रेणु भाटिया जी का। जब मैं 10वीं या 12वीं क्लास में पढ़ता था तब मैं बहन जी का नाम सुनता था, और मैं कई बार मुखातिब हूं। बहुत अच्छी और अच्छे दिल की नेता हैं, और बहुत सम्मान है उनका फरीदाबाद के अंदर, रेणु भाटिया जी का। मैं बताना चाहता हूं, जैसे वो राहुल गांधी जी के लिए वो बोल रही थी, तो ये गांधी जो परिवार है उन्होंने शहादतें दी हैं, चाहे इंदिरा गांधी जी चाहे राजीव गांधी जी है। और मैं बताना चाहता हूं आपको,
आप ये समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा, देखिए देश को समझना पड़ेगा शमशेर जी, जब मगध जो सबसे शक्तिशाली राज्य था, आपने इतिहास पढ़ा है शमशेर जी, इतिहास की आप जानकारी रखते हैं। बिल्कुल। मगध के अंदर जब मगध के प्रधानमंत्री दंडायन ने महात्मा चाणक्य से कहा कि आप देशद्रोह कर रहे हैं देश के खिलाफ, मगध के खिलाफ, तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी आप अपने विवेक और बुद्धि को ठीक कर लीजिए, आप देश नहीं है, देश नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश नहीं है, देश है देश की आवाम। और कहा कि आवाज आवाम नक्कारे खुदा, जनता जनार्दन की आवाज उस ईश्वर की, उस ऊपर वाले की आवाज होती है। अरे गुरु गोविंद सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा सूरजमल, शहीद भगत सिंह, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, अरे इतने बड़े महान क्रांतिकारी, इतने बड़े देशभक्त, और हमारे देश के 10 गुरु जो हुए हैं उन्होंने कौम के लिए काम किया है, उनकी ये संतानें हैं, ये किसान देश का अन्नदाता है, जिसकी आप तानाशाही में इन्हीं लोगों ने, इसी देश की आवाम ने आपको प्रचंड बहुमत दिया। आप जिस गद्दी पर बैठ गए, तो मुझे लगता है कि कहां गए वो राजा सिकंदर, कहां गए वो वक़्त, और कहां गई वो बारादरी, कहां गए वो तकत। तो सिकंदर जैसे लोग नहीं रहे इस दुनिया में, तख्ते ताउस नहीं रहा, 12 दरिया नहीं रही, बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं रहे। अब तो राजा महाराजाओं का दौर भी नहीं है, देश संविधान से चल रहा है, लोकतंत्र प्रक्रिया से चल रहा है। और आवाम जो है, शासक जो है, उसको अगर आवाज सुनाई नहीं देती है आवाम की, जनता की, प्रजा की, तो मैं समझता हूं देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है और इतिहास के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, जो काला इतिहास काले कानूनों के द्वारा लिख रहे हैं मोदी जी। मलिक साहब, एक बड़ी अहम आप कांग्रेस पार्टी के द्वारा माध्यम से ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी 11 बार वार्ता जो हुई है, 49 गलतियां आपने देखा, 49 गलतियां खुद सरकार ने, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने स्वीकार किए 5 बिंदुओं पर। शमशेर जी 5 बिंदुओं को स्वीकार करके 5 बिंदुओं को उन्होंने माना है और कहा कि हाँ यहां पर हम बहुत ज्यादा गलत हैं। तो 5 घंटे जब किसान को 11वीं वार्ता में बैठाया गया, किसान का सम्मान गिराया गया, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। 200 से ऊपर शहादतें हो चुकी है, लेकिन एक बार भी आंसू नहीं आए। चंदेलिया साहब, ये तो सरकार कह रही है ना, बातचीत के जरिए रास्ता निकलेगा। आप खामियां बताइए, इन कानूनों को वापस लेने की बात क्यों करते हैं? जहां कमी है वो कमी आप बताइए। हाँ, देखिए आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी कोई कानून, इमरजेंसी का कानून हो या कोई भी कानून हो, जब भी कोई कानून देश में अगर लाया गया, देश की आवाम ने उसको नकारा है। जब किसान चाहते ही नहीं है इन तीनों कृषि काले कानूनों को, किसान समझ चुके हैं इन कृषि काले कानूनों को, जिस तरीके से देश को बेचा गया, देश की संपदा को बेचने का ये काम कर रहे हैं मोदी जी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार तानाशाही दिखा रही है, देश की खनिज संपदा को, जल जंगल जमीन को और किसान की जमीन को बेचना चाहते हैं। एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए, नवरत्न कंपनियां इन्होंने बेच दी, तो कहां से किसान विश्वास करे? और 2015 में इसी भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी ने स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट पर हल्फनामा ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने दायर किया कि हम स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे। तो किसान कैसे इन पे विश्वास कर सकता है? प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये भी कहा था कि आयुष्मान भारत योजना मांगी थी क्या हमसे? और कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, पीएम तो ये भी कहते हैं कि हमसे किसी ने आयुष्मान भारत योजना मांगी थी क्या? हमने दी? आयुष्मान भारत योजना हमसे किसी ने मांगी थी क्या? एक मिनट, काले कानून रद्द नहीं हो जाते। चंदेलिया जी, प्रधानमंत्री तो ये भी कहते हैं कि हमसे किसी ने आयुष्मान भारत योजना मांगी थी क्या? हमने दी। आप जमीनी स्तर पर इनकी योजनाएं देखिए, जीएसटी देखिए, 15-15 लाख रुपए देखिए, ये लाने के लिए इन्होंने कहा था। कहां है काला धन? मोदी जी ने स्वीकार किया था, मैं काला धन लाऊंगा, मेरे पास में सूची है केंद्र सरकार ने। इनके जितने फैसले हैं, जितनी इनकी योजनाएं हैं, धरातल पर कोई योजना काम नहीं कर रही है। इन्होंने कहा हमने 50 करोड़ लोगों को आवास बनाए हैं, 25 लाख, रेरा की रिपोर्ट है, रेरा ये बताता है कि 25 लाख लोगों को सिर्फ मकान बने हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। धरातल पर भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की, खट्टर सरकार की, अरे दो जो डबल इंजन की सरकार है प्रदेश के अंदर। आपने देखा इनके शिवसेना जैसे इनके जो गठबंधन अलायंस था, जिनके साथ इनकी पार्टियों का, वो गठबंधन तोड़ दिया इनके साथ में, और अकाली दल ने गठबंधन तोड़ा। चलिए चंदेलिया जी, आऊंगा, मैं चर्चा को लगातार आगे बढ़ाए रखूंगा, लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि किसानों की तैयारी लंबी है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या प्लान है इस आंदोलन को खत्म करवाने का? क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि कृषि कानून हम स्वीकार नहीं करेंगे, सरकार कह रही है कानून ठीक है, आप इसमें बदलाव की बात तो कर सकते हैं, एक फोन कॉल दूर हैं, लेकिन किसानों को भरोसा नहीं हो रहा है इस बात पर कि एपीएमसी बनी रहेंगी, और यह विश्वास किसानों को
अगर सरकार दिला पाने में कामयाब हो जाती है तो फिर हो सकता है आंदोलन खत्म होने की बात हो। लेकिन ये एक विश्वास किसानों में नहीं जाग रहा, और जब तक ये विश्वास नहीं जागेगा तब तक लगता नहीं कि मसले का हल निकलेगा। और जो किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है, उसकी किसानों को जब तक गारंटी मिलेगी नहीं, ये भरोसा उनको मिलेगा नहीं, तब तक इन कानूनों पर लगता नहीं कोई हल निकल पाएगा, इस आंदोलन का हल निकल पाएगा। वक्त एक ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी है, और चर्चा इसी बात को लेकर है कि आखिर ये तैयारी कितनी लंबी चलेगी। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं, पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता, और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो, या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता, प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। धुएं की काली बदरी हट सी गई, खुशहाली देखो अब हर तरफ बरसी गई। उज्ज्वला योजना जब से है घर में आई, सेहत की फुलवारी अब जीवन में खिल सी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देती आ रही है देश की महिलाओं को सेहत, समय और समृद्धि की खुशहाल सौगात, और मिल रही है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, ताकि खुशियों की ये लौ सदैव ऊर्जित और उज्ज्वलित रहे। योजना के तहत करोड़ों घरों को मिल रहे हैं कोरोना के मुश्किल हालातों में मुफ्त सिलेंडर। सांग, ड्रामा, भजन, रागनी गावे सब कलाकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात किसानों की तैयारी को लेकर कर रहे हैं, और किसान ये कह रहे हैं कि हमें विश्वास सरकार दिलाए, हमें भरोसा दिलाए तो फिर कुछ बात बने। सरकार ये कह रही है कि जो कानून हम लेकर आए हैं वो किसानों के हित के लिए तो हैं, छोटे किसानों के लिए उसमें बहुत कुछ है, मध्यम दर्जे के किसानों के लिए उसमें बहुत कुछ है, उन्हें नुकसान नहीं होगा, उन्हें फायदा होगा। एक विकल्प उन्हें दे रहे हैं मंडी से बाहर अपनी फसल बेचने का, विकल्प उन्हें दे रहे हैं अपने हिसाब से कीमतें तय करने का। लेकिन किसानों को ऐसा लगता है कि एपीएमसी खत्म हो जाएंगी, बाहर खरीदारी होगी, तो फिर आने वाले कुछ सालों में हालात ऐसे हो जाएंगे कि किसान अपनी मर्जी से अपनी फसल की कीमत तय नहीं कर पाएगा, मुंह मांगे दाम नहीं मिलेंगे, मनमर्जी के रेट कंपनियां लगाएंगी, और उन कंपनियों के रेट के हिसाब से किसान को अपनी फसल बेचनी पड़ेगी,
क्योंकि भंडारण करने की जो क्षमता की बात आज हम कर रहे हैं कि किसान अपनी फसल का भंडारण कर सकता है। देखो, सरकार कहती है कि देश में 80 से 85% छोटे छोटे किसान हैं। अब वो भंडारण कर पाएंगे क्या? अगर अपनी फसल को अपनी मर्जी के रेट से किसान नहीं बेच पाएगा तो वो भंडारण कहां करेगा? उसके पास भंडारण करने के लिए स्टोर नहीं है। ये भंडारण का काम तो कंपनियां कर सकती हैं, बड़ी कंपनियां कर सकती हैं। और किसान ये कहते हैं कि अगर कंपनियां भंडारण करेंगी, स्टोरेज करेंगी, तो फिर ऐसा भी होगा कि कंपनियां अपने मर्जी से रेट लगाएंगी मार्केट में सामान को बेचने की, महंगाई बढ़ेगी। और वो ये कह रहे हैं कि चिंता केवल हमारी नहीं है, ये देश के आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ेगा। सरकार ये कहती है ऐसा नहीं होगा, हम इस पर कंट्रोल करेंगे, लेकिन कंट्रोल कैसे होगा ये बात किसानों को समझ नहीं आ रही है। सरकार कहती है करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये बात किसानों को भी समझ नहीं आ रही, और जिसके चलते ये अभी तक आंदोलन का जो प्रकरण है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। उसमें नए नए रूप, नए नए रंग जुड़ते चले जा रहे हैं। मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए रेणु भाटिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, जितेंद्र चंदेलिया कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ, केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार, विकास सीसर मेरे साथ भारतीय किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मलिक साहब, भरोसा क्यों नहीं हो रहा किसानों को? विश्वास क्यों नहीं हो रहा किसानों को? सरकार तो कहती है कि हमने आयुष्मान भारत योजना लागू करी, तो किसानों ने उसको मांगा था क्या? हमने खुद दी, ये भी हमने खुद दे दिए, उसको तो स्वीकार कर लिया, लेकिन इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। देखिए शमशेर जी, प्रधानमंत्री ने शुरू से ये कहा था कि हमें कई सारे सुधार करने के लिए कड़वी दवाई भी लेनी पड़ेगी। देश के लोगों ने कड़वी दवाई ली है, चाहे वो जीएसटी के रूप में हो, चाहे वो नोटबंदी के रूप में हो। प्रधानमंत्री जी ने कई सारी योजनाएं, मैंने प्रधानमंत्री का भाषण पार्लियामेंट में सुना है, स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे दूसरी तमाम घोषणाएं हो, प्रधानमंत्री जी ने की है। लोगों ने बाइज्जत उनको स्वीकारा है, उन पे अमल भी लोगों ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने गांव-गांव में शौचालय बनाने की बात भी की है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ बात ये हो रही है कि आपने किसानों के लिए बिल बनाए हैं, और अगर आप कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं, तो सरकार किसानों को क्यों नहीं समझा पा रही है? सरकार किसानों को विश्वास क्यों नहीं दिला पा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी या सरकार के लोग इतने कमजोर हैं कि वो किसानों तक अपनी बात नहीं ले जा पा रहे हैं? किसान इतना आक्रोशित क्यों है? एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है, जो सबसे ज्यादा संशय किसान के मन में आ रहा है, और जहां तक बात होती है राजनीतिक दलों की, वो कहते हैं कि दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो किसान को भड़का रहे हैं। कई लोगों का ये सवाल है कि जहां कोरोना काल चल रहा है, विपत्ति काल चल रहा है, ऐसे में एकाएक कृषि बिलों का लाना, रातों रात उनको लागू करना, किसी कृषि विशेषज्ञ, किसी किसान की सलाह मशवरा ना करना, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अपने संगठन किसान संघ का ही विचार विमर्श नहीं करना, इसमें एक संशय पैदा करता है। दूसरी बात यह है कि किसी से छुपा नहीं है कि किस प्रकार से राज्यसभा में इस बिल को पास किया गया, वो आपके सामने है। इसके अलावा मेरा कहना यह है कि किसान को विश्वास सरकार दिलाने में नाकाम रही है, और वही ये बात है कि आज तक किसान अड़ा हुआ है और सरकार भी अड़ी हुई है। मेरा मानना यह है कि इन बिलों में अगर कुछ अच्छाई भी है, और अगर हम इन बिलों को अलग शमशेर जी रख दें, इसमें एक नई चीज साइड पे आई है, एमएसपी। अगर सरकार मानती है कि वो किसानों के लिए भला करना चाहती है, और मुझे नहीं लगता कि सरकार का कोई व्यक्ति या किसान कोई व्यक्ति ये कहेगा कि एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाना किसी के नुकसान में है, तो सरकार क्यों नहीं उसको कानूनी रूप दे रही है? सरकार एमएसपी को कानूनी रूप दे, मेरे हिसाब से 80% बिलों में ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा, और मुझे लगता है कि किसानों की समझ में बहुत अच्छी बातें आएंगी। इन तीनों बिलों के वापस लेने से भी किसान को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मैं भी किसान पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। हालांकि मैं खेती किसानी नहीं करता, पर थोड़ी बहुत मुझे खेती किसानी की जानकारी है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। आप दुर्भाग्य किसान का देखिए, गन्ना किसान को 3 से 3.5 महीने गन्ना सप्लाई के हो गए हैं, अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का भाव तय नहीं किया है।
उसको पता ही नहीं है कि उसका गन्ना किस रेट में जा रहा है। उसको जो पर्ची दी जाती है गन्ने की, उस पर 000 लिखा रहता है। तो मेरा कहना यह है कि सरकार किसानों को विश्वास क्यों नहीं दिला पा रही है, इस पे सत्ताधारी दलों को, भारतीय जनता पार्टी को और उसके नेताओं को विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। रेणु भाटिया जी, मैं एक बात लगातार कर रहा हूं कि किसानों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के हित में है। किसानों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि भंडारण करने की जो क्षमता है वो छोटे किसान की नहीं, बड़े किसान या फिर पूंजीपति लोग भंडारण कर सकते हैं। किसान को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा कि एपीएमसी रहेंगी, क्योंकि बाहर के लोग मार्केट में आएंगे तो हो सकता है कि कुछ समय तक उन लोगों को उतना फायदा मिल जाए जितना मंडी ना दे पाए। और जब मंडी में टैक्स देना पड़ता है, मंडी से बाहर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो लाजमी बात है कि थोड़ा बहुत फायदा किसान को मिलेगा। लेकिन उन्हें यह शक बना हुआ है कि कुछ समय तक ये हालात हैं, उसके बाद जिन एपीएमसी में हम अपनी फसल बेचने जाते हैं, हालांकि वो भी ज्यादा नहीं है, 6 से 7% ही है, वो भी किसानों को नहीं मिलेंगी। ये चिंता उनको सता रही है। इस पर विश्वास सरकार कैसे दिलाएगी? ये भरोसा जिस दिन दिला दिया उस दिन किसान यहां से उठकर चले जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। आपका दावा बिल्कुल ठीक है। और रही बात विश्वास की, तो मुझे ये ताज्जुब होता है, अभी मलिक साहब बहुत सीनियर है मुझसे पत्रकारिता में भी और उम्र में भी, वो अच्छी तजुर्बे की बातें कर रहे थे। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि यदि इसी सरकार ने पिछले 2014 से लेकर अभी तक इन 6-7 वर्षों में अगर किसानों के लिए, देश के लोगों के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई हैं और उनका चलन हो रहा है, तो क्या वो गलत हैं? क्या वो किसी को नुकसान देने की हैं? केवल इतना समझने की बात है। और वो मैं भी समझती हूँ, आप भी समझते हैं और मलिक जी भी समझेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई बैठे हुए हैं, मुझे खुशी है कि इन्होंने मुझे पहचान लिया। और दूसरी बात, 12वीं से लेकर अब तक पोस्ट ग्रेजुएट ये हो गए, सीधा ही इन्होंने बहुत अच्छी समझ राजनीति की कर ली। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं तो जरूर अपने आका को बेनिफिट की बात करने में इनको पता है कि वही बात करेंगे तो मानी जाएगी, परंतु अपने दिल पर हाथ रख के आत्मा से ये नहीं कह पाएंगे, क्योंकि मैं इनको पहचानती हूँ इनका दिल कैसा है। अगर सरकार ने उज्ज्वला योजना बनाई तो क्या उससे किसी को नुकसान हुआ? क्या कोला फैक्ट्री बंद हो गई? क्या कुछ ऐसा हुआ? एनवायरमेंट को देखते हुए, रेणु भाटिया जी, तमाम चीजें सरकार लेकर आई, तमाम चीजें। एक मिनट रेणु भाटिया जी, आप सारी बातें गिनाएंगी, ये सब जानते हैं, किसी ने नहीं नकारा, किसी ने नहीं नकारा। पूरी हो जाए, मैं इसलिए थोड़ा सा कंप्लीट करूंगी, क्योंकि मलिक साहब ने इसी बात के ऊपर एम्फेसाइज किया है, तो मैं समझती हूँ कि इस बात को मैं जरूर अपनी सरकार की तरफ से कहूँ। तो सरकार ने चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, किसान निधि योजना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, ये भी किसानों के लिए है और ये खुद किसान है कह रहे हैं। तो ये सारी बातें इस समझ की हैं कि यदि यही प्रधानमंत्री जी के होते हुए, इसी सरकार के होते हुए ये सारी योजनाएं देश के लोगों के हित की हो सकती हैं, देश के हित की हो सकती हैं, सभी राज्यों में समांतर हित कर सकती हैं, तो ऐसा क्या इनको फर्क विश्वास नहीं आ रहा? पूछ रहा हूँ रेणु भाटिया जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि करना चाह रहे, किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया। विवाद नोटबंदी पर हुआ, जीएसटी पर हुआ, एमएसपी पर चर्चाएं होती रही। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा, एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। इस बात पर भी ये विश्वास नहीं करना चाहते। यदि आपको बार बार कहने के बाद आप जबरदस्ती विश्वास नहीं करना चाहते, तो वो उसमें आपकी दिक्कत है। मुझे लगता है आप सब किसान भाइयों को इस बात पर सोचना चाहिए कि आपके देश का प्रधानमंत्री बाकी योजनाओं को अगर आप जो बात कह रहे हैं, जो बातें आप कह रहे हैं, नोटबंदी में लोगों ने लाइन में लगकर अपने नोट बदलवाए, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया। जीएसटी को लेकर जरूर थोड़ा बहुत विरोध देखने को मिला, लोगों ने इस बात का भी खुलकर विरोध नहीं किया। आयुष्मान, एक मिनट, आयुष्मान भारत योजना की बात मैं कर रहा हूं, किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन इसमें दिक्कत किसानों को आ रही है, तो कहां पर आ रही है, इस पर सरकार से बात करना चाहते हैं किसान। मैं बताऊं आपको, कानूनी लड़ाई, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होगी तो मसला कहीं पर उलझेगा, तो मामला कोर्ट में जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है किसान को कि वो मजबूर हो कि कोर्ट में ही जाए? ऐसा कुछ निष्कर्ष नहीं निकल सकता क्या कि किसान को कोर्ट में नहीं जाना पड़े? देखिए शमशेर जी, छोटा सा पॉइंट है मेरा कि एक किसान जो 2 एकड़ 2.5 एकड़ का कामगार आदमी है, अपनी 2-2.5 एकड़ में फसलें पैदा करता है, 2 बीघे में
अपना अनाज उगाता है, फूलों की सब्जी की खेती करता है, अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कोर्ट में जाना पड़ गया तो उसके पास वक्त है क्या कोर्ट में जाने का, पैसा है उसके पास जाने का, कौन लड़ाई लड़ेगा उसकी? ये एक छोटा सा मेरा सवाल है। बिल्कुल आपका सवाल दुरुस्त है। सरकार ने बार बार एक ही बात कही, अभी बीच में भी इसी विषय पर हम लोगों ने डिबेट की, चर्चा हुई कि किसी को भी मंडियों में या कहीं पर प्रॉब्लम आएगी तो एसडीएम कोर्ट में आप बात करेंगे। आपने ध्यान दिया, और शमशेर जी हमने बहुत सारी डिबेट्स भी की उस दिन जिस दिन ये बात लागू हुई थी कि नहीं नहीं एसडीएम कोर्ट नहीं होनी चाहिए अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। अरे अभी तो प्रॉब्लम आई नहीं, सॉल्व के लिए एसडीएम नहीं आ रही है ना। पहले से ही गुजरात में पेप्सिको कंपनी के साथ किसानों का विवाद किसी से छिपा है क्या? रेणु भाटिया जी, गुजरात में पेप्सिको कंपनी के साथ किसानों का विवाद किसी से छिपा है क्या? रेणु भाटिया जी, गुजरात में पेप्सिको कंपनी के साथ किसानों का विवाद किसी से छिपा है क्या? आपकी बात ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ, विवाद हो रहा है, विवाद हो रहा है, तभी तो बात हो रही है। विवाद बुरा है, हाँ। विवाद बुरा है। हाँ। कहीं पर भी अगर किसी चीज का विवाद होता है तो अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो उसका हल निवारण भी ऐसा होता है। ना हो, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट विकास सर जी, क्या ऐसे विवाद किसान के लिए होने चाहिए? एक मिनट, किसान ऐसे विवाद में फंसने के लिए तैयार है क्या? रेणु भाटिया जी, ऐसे विवाद में किसान फंसने के लिए तैयार है क्या? किसान के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वो कोर्टों के चक्कर काटता फिरे। किसान सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक अगर अपने खेत के काम करता है, फसलों के काम करता है, लेकिन सरकार इन जो कोर्ट के चक्करों में डालना चाहती है, किसान के साथ अन्याय है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 तक जो है किसानों की आय दुगुनी करने वाले हैं हम, और अभी 2022 मुझे लगता है कि करीब आने वाला है, इसीलिए कानून रूपी षड्यंत्र ये किसानों के लिए ले आए हैं, क्योंकि किसानों को जवाब देना सरकार को कि 2022 आ गया और दुगनी आय कहाँ हुई है। और जिस प्रकार से इन्होंने बजट पेश किए हैं, बजट के अंदर से जो राशि कम कर दी गई है, एफसीआई की जो राशि कम रखी नहीं गई है एफसीआई की, तो और एफसीआई को प्रतिमान बना दिया गया है, 3 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा एफसीआई के ऊपर डाल दिया गया है। तो ये एमएसपी कहाँ से देंगे और कैसे विश्वास करें किसान इनके ऊपर है। दूसरा जो सरकार की नीति और क्या किसानों के पास भंडार करने की क्षमता है? विकास सर जी, एक सवाल और मेरा आपसे, आप लोगों के पास भंडारण करने की क्षमता है? 2 एकड़ का किसान, 5 एकड़ का किसान फसल को रोककर स्टोर करके रख सकता है क्या? देखिए, सरकार को और पूरे देश की जनता को ये पता है कि किसान बड़ी मुश्किल से अपना कर गुजारा करता है, उसके पास भंडारण की कोई क्षमता नहीं है, और इसी वजह से लगातार किसान लूटता रहा है और कोई व्यवस्था उसके पास नहीं है। वो तो अपने 6 महीने मुश्किल से खर्चे निकालता है और फसल का टाइम मुश्किल से लेता है, और उसके अंदर भी बीच में साहूकारों से। लेकिन रेणु भाटिया एक बात कह रही है कि तमाम चीजें नोटबंदी की बात हुई, जीएसटी की बात हुई और आयुष्मान भारत की लोगों ने स्वीकारा, ये भी अच्छी पहल है सरकार की, स्वीकार करना चाहिए किसानों को। देखिए, किसी ने नहीं स्वीकारा, नोटबंदी को भी जबरदस्ती लोगों के ऊपर सौंपा गया था और 100 से ज्यादा हमारे जो आम नागरिक मारे गए थे, और उसके अंदर भी कोई जांच नहीं हुई और कोई अमीर आदमी लाइन में आपने लगा हुआ नहीं देखा, कोई एमएलए एमपी कोई पूंजीपति कोई लाइन में लगा हुआ नहीं देखा। केवल गरीब मजदूर और किसान के साथ ही खिलवाड़ था और बहुत बड़ा नुकसान नोटबंदी से हुआ। कैसे इस बात को ये कह रहे हैं कि जो ये बहुत अच्छी योजना है, और देश के साथ बार बार ये धोखे किए जा रहे हैं, तरह तरह के। ठीक है रेणु भाटिया जी, 2 मेरे जवाब में सवाल 1 मिनट जो उन्होंने कहा उसका भी जवाब दें। एक तो भंडारण की बात हो रही है, छोटा किसान भंडारण नहीं कर पाएगा। सरकार खुद कहती है कि 85% छोटे किसान हैं, वो अगर उसको अपनी फसल का सही दाम मार्केट में नहीं मिलेगा तो स्टॉक करके नहीं रख सकता, उसको बेचनी ही पड़ेगी, और जो कीमत उस वक्त मार्केट में कोई दे रहा है वही उसको लेनी पड़ेगी, नहीं कर सकता स्टोर। दूसरा एक सवाल मेरा आपसे ये, आपात स्थिति अगर कोई पैदा होती है कोरोना संकट जैसी, तो मार्केट में अगर सरकार के पास स्टॉक है नहीं तो सरकार स्टॉक कहां से लेकर आएगी? ये आपातकाल का जो खेल बनेगा, कभी भी हो सकता है ऐसा, तब सरकार क्या करेगी? ये भी कुछ सवालात मेरे आपसे हैं ये। और दूसरा ये कि कंपनी के साथ किसान की लड़ाई जब होगी तो दोनों आमने सामने आ जाएंगे, मामला कोर्ट में चला जाएगा, जहां भी चला जाएगा, जो भी इस कानून के तहत तय होगा, तो क्या किसान की इतनी जेब अलाउ करती है कि वो 6 महीने साल भर लड़ पाएगा और वो अपने परिवार का गुजारा भी कर पाएगा? कौन देगा उसको इसका नुकसान की भरपाई, कौन करेगा?
देखिए शमशेर जी, तीनों बातें बड़ी सरल और सुलभ हैं। आपने कहा कि किसान भंडारण कैसे करेगा, क्या इनको अपने मनचाहे रेट्स मिलेंगे? तो सरकार ने इनको मनचाही बात करने के लिए एक छूट दी। सरकार ने कहा आप अपनी फसल का जो दाम देना चाहते हैं आप अपनी मंडी में दे सकते हैं। यदि आपको अपनी मंडी में सुविधा नहीं मिलती तो आप किसी भी मंडी में दे सकते हैं। आपको एक ओपन स्पेस दे दिया सरकार ने, आपको एक मैक्सिमम एरिया दे दिया। मतलब यू आर नॉट बाउंड टू ओनली गो टू योर मंडी, यू कैन गो टू एनी मंडी एनीवेयर यू वांट। ये एक प्रावधान सरकार ने इनको दिया, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं आपकी पसंद की कोई चीज आप एक स्थान से नहीं लेना चाहते, यू आर नॉट फोर्स, आप दूसरी जगह से ले सकते हैं या बेच सकते हैं। तो ये आपको सरकार ने सुविधा दी। दूसरी, आपने कहा कि अगर किसी के साथ विवाद होता है, कहीं पर भी विवाद, किसी बात का भी विवाद हो सकता है, उसके लिए एक ऑल्टरनेट दिया था कि यदि कोई इस तरह का विवाद होता है तो वो एसडीएम कोर्ट तक ही तुरंत प्रभाव से निपटेगा। लेकिन विपक्ष ने उस समय इस तरह की बातें की, ऐसा मुद्दा चलाया कि नहीं एसडीएम कोर्ट में नहीं निपट पाएगा तो कैसे होगा। तो सरकार ने कहा ठीक है, ऊपर की अदालत में भी आप जा सकते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिए गए ताकि तुरंत प्रभाव से आपकी समस्याओं का समाधान हो। और सरकारी प्राइस हैं तो और कितना मैक्सिमम आप सरकार से अपेक्षा आज करते हैं? हमारा एफसीआई इस कंडीशन में है रेणु भाटिया जी कि वो फसलों को खरीद सकता है। प्रावधान दिए सरकार आपको हर डोर स्टेप पर हर तरह की सुविधा देने के प्रावधान कर रही है। मतलब 6 वर्ष की एक सरकार में आप पिछली सरकारों का अगर एफसीआई आप आज इस हालत में है क्या रेणु भाटिया जी कि वो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हम कर रहे हैं वो दे सकता है? इस हालत में है एफसीआई हमारा? देखिए, सरकार ने ये कहा है बार बार, किसान को उसकी फसल का पूरा दाम मिलेगा। कहीं पर भी चाहे जिस समय फसल का नुकसान होता है उस समय भी फसल को उतना ही दाम मिलेगा जितना किसान को मिलना चाहिए। तो सरकार ने तो आपातकाल स्थिति में भी किसी नेचुरल क्लाइमेटिक लॉस में भी सरकार ने इनको सपोर्ट करने का प्रावधान दिया है। तो मतलब मैक्सिमम एरियाज कवर करके इस सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं। एक बार विश्वास करके देखिए, उन लोगों की बातों में बहकावों में मत आइए जो आप लोगों को। आप लोग क्यों बरगला रहे हैं? रेणु भाटिया जी लगातार कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, सरकार कह रही है, क्यों बरगला रहे हैं आप लोग किसानों को? कभी कभी क्या होता है शमशेर जी, जब आप बार बार झूठ बोलते हैं तो आपको सच भी झूठ लगने लगता है, क्योंकि आपको हैबिट हो गई होती है। ठीक है, तो कांग्रेस मैं एक छोटा सवाल चंदेले जी से करूंगा, उसके बाद केपी मलिक से करूंगा और सीसर साहब से छोटा छोटा सवाल करूंगा। जी चंदेले आपको बताना चाहता हूं आपको, किसान को कोई बरगला नहीं सकता। किसान का बच्चा आईपीएस भी है, आईएएस भी है, जज भी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जहां किसान ये समझ पा रहा है कि 900 पेजों के कृषि काले कानून में जहां एमएसपी का इन्होंने जिक्र नहीं किया, जहां पर किसान की चिंताएं बढ़ गई, जहां पर एसडीएम और डीसी कोर्ट तक इन्होंने किसान को सीमित रखा। आपने देखा पेप्सिको कंपनी ने गुजरात में जिस तरीके से किसान के साथ छल किया, आज संघर्ष में है किसान। आज किसान न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। मध्य प्रदेश की घटना का आपको पता है, राजस्थान पंजाब की घटना को आपको पता है, अंबाला यमुनानगर की घटना को आपको पता है। देश के अलग अलग स्थानों से किसान के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जो फर्म और कंपनियां जिस तरीके से छल कर रही हैं, तो किसान सफर में है, किसान न्याय मांगता है। और एसडीएम और डीसी किसके आदेश पे काम करते हैं? पंजाब में भी है। एसडीएम, हाँ जी, पंजाब का भी जिक्र मैंने किया है, लेकिन पंजाब में कानून भी बनाया है पंजाब सरकार ने। कैप्टन अमरिंदर जी की सरकार ने, कांग्रेस की जो सरकार है वहां पर किसान के साथ कोई छल करेगा तो उसको 3 साल के सजा का प्रावधान है, 5 लाख रुपए का प्रावधान है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आपको परहेज क्यों? जब आपकी सरकार में है, आपके राज में है, तो फिर आपको परहेज क्यों है? देखिए, पहले दिन से हमारे नेता राहुल गांधी जी पहले दिन से इन कृषि काले कानूनों का हमारी पार्टी हमारी अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी, आप देख रहे हैं क्या भी आया है विपक्ष की भूमिका में किसान के साथ क्या आज आया है? चंदेलिया साहब, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज आया है क्या? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो लगभग 200-400 साल से है इस देश में। तो यही तो मैं ग्रामीण अंचल से आता हूं, मैं आपको बताता हूं, मैं भी एक छोटा सा किसान हूं। और इस देश के अंदर 80% जो आबादी है, 80% आबादी 1.5-2 एकड़ के किसान के है जो भंडारण नहीं कर सकते। किसान की चिंता यहाँ पर है। इन कृषि कानूनों को आने से पहले शमशेर जी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से चिंता नहीं है, इनके वेयर हाउस बन जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से चिंता नहीं है।
जिनको ये फायदा पहुंचाना चाहते हैं नहीं, अडानी अंबानी कॉन्ट्रैक्ट जी को फार्मिंग देश से बेच चिंता दिया। नहीं है। अब किसान की जमीन बेच रहे हैं, चंदेलिया जी, किसान कॉन्ट्रैक्ट की फार्मिंग जमीन से देना चिंता चाहते नहीं हैं है। अडानी अंबानी को। सर, आप किसी उद्योगपति को, किसी भी ये उद्योगपति जो आप बात कर रहे हैं, ये आपकी सरकार में नहीं फले फूले क्या? उन्होंने अपना कारोबार नहीं शुरू किया क्या तब? शमशेर जी, लेकिन मैं पूछ देखिए, रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस की सरकार में फार्मिंग जो असंगठित क्षेत्र था, आप शमशेर लोगों जी, को परहेज नहीं है क्या? शमशेर जी, कांग्रेस की सरकार में ऐसी शहादतें किसान ने नहीं दी। किसान ने ऐसी शहादतें नहीं दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के सर, माध्यम से गोलियां बताना कब चली चाहता हूं, थी? कर्मचारी आंदोलन हो गोलियां कब चली या थी? किसान ने कभी ऐसा किसान पर आंदोलन गोलियां नहीं कब किया। चली थी? किसान पर गोलियां कब चली थी आप नहीं जानते? 88 को भूल गए आप? देखिए, किसान पे गोलियां तो मंदसौर में भी, भोपाल में भी चली है। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, करें कि किसान आप अपने हिसाब से, आप अपनी सेहत के हिसाब से बात करोगे तो हम सवाल पूछना छोड़ देंगे। आप अपनी सेहत के हिसाब से बात करोगे, सवाल पूछना छोड़ देंगे आपसे। 200 शहादतें मोदी जी के राज में किसान दे रहा है, तो दिखाई नहीं देता किसी को भी। कौन किसको दिखाई नहीं दे रहा? पत्रकारिता करता है तो 67 किसको दिखाई नहीं दे रहा? मुकदमे दर्ज होते हैं। मनदीप पुनिया जैसे व्यक्ति पर मुकदमे दर्ज मैंने होते सर हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर चोरी सवाल अंकेश पूछा में था। गोली मारी आप जाती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर सवाल पूछा, आप मसले को कहीं और ले जा रहे हैं। मैंने ये पूछा था। आप थोड़ा दिशाहीन कर गए। मैं दिशाहीन नहीं कर रहा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले थी कि नहीं थी, मुझे बताइए आप। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट तो निजीकरण तो पूरे देश में कर दिया इन्होंने, पूरा देश बेच दिया इन्होंने। ठीक है। अडानी अंबानी को रेल बेच दिया, गेल, भेल, सेल, ओएनजीसी, एनएचपीसी, एनटीपीसी, बीएसएनएल, एमटीएनएल, ठीक है। एयरपोर्ट, जल, जंगल, जमीन और देश के किसान की जमीन पर इनकी निगाहें। और मैं फर्क बताना इतना चाहता हूं, है, कांग्रेस पार्टी के फर्क माध्यम इतना से, है कि हम कांग्रेस ऐसा 2 नहीं लाख होने करोड़, देंगे। फर्क सीने इतना पे है, गोली खाएंगे। फर्क किसान इतना की है। जमीन को हम एक नहीं मिनट जाने देंगे। चंदेलिया साहब, हम किसान के फर्क साथ सिर्फ खड़े हैं। इतना सा है, दक्षिण का- एक मिनट पूरी दक्षिण बात का सुने, किसान की जमीन राजनीति छीनना है, नहीं करने दूंगा किसान को किसी को, मारने नहीं, का है, अन्नदाताओं को राजनीति मारने नहीं का करने दूंगा। फर्क सिर्फ कांग्रेस इतना पार्टी सा है, हमारे नेता राहुल आप गांधी लोग जी 2 लाख अपने करोड़ देश के को एसेट मानते बेचते हो हैं तो कि 6 लाख करोड़ का बेच कांग्रेस देते हैं। किसान के साथ एक खड़ा है। मिनट, कांग्रेस 2 लाख करोड़ का एसेट बेचती है तो बीजेपी 6 का बेच देती है। फर्क कितना है? 75,000 एक मिनट करोड़ नहीं, मलिक साहब, 75,000 मलिक साहब करोड़ एक मिनट, किसानों ये के राजनीति नहीं सर, कर्ज माफ किए नहीं 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 कांग्रेस ने। मलिक साहब, देखिए, किसानों के ऊपर देखिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश को लाखों हाँ, करोड़ों देखिए, रुपए का शमशेर चूना जी, लगा के भाग जाते हैं। एक मिनट, करोड़ों रुपए अडानी अंबानी को लोन दिए जाते हैं। चंदेलिया साहब सुने सुने एक बार, एक मिनट सुने। कर्ज माफ नहीं किया जाता, किसान का कर्ज माफ किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। ठीक है। 75,000 करोड़ कर्जवान के वजह पे बात नहीं करेंगे हम। कांग्रेस पार्टी की कर्जवान सरकार में। कैसे हो गया बात मैं करूंगा। चंदेलिया जी, देखिए मेरी बात सुनिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उसमें माननीय अशोक भाटिया जी हैं। वो कांग्रेस की पिछली सरकार में भी एमएसपी के चेयरमैन थे। तत्कालीन भाजपा सरकार में वो कृषि के एडवाइजर हैं मोदी सरकार में। तो वही लोग सरकार को चलाते हैं। आप जिन व्यापारियों की बात कर रहे हैं उनको बढ़ावा देने में कांग्रेस भी पीछे नहीं थी। आज आपको एक मौका मिल गया है कि किसान के कंधे पे रख के आप बंदूक एक मिनट सुन ले आप, दूसरी चीज चंदेलिया साहब सुन ले एक बार, सुन ले सरकार कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी सरकारें किसान का आम जनता का भला चाहती हैं, इसलिए वो कानून नहीं बनाती हैं। उनके अपने निजी स्वार्थ होते हैं राजनीतिक दलों के। व्यापारिक लोगों के साथ मिलकर अपना हित साधने के लिए राजनीतिक दल कार्य करते हैं। आप इससे मुंह नहीं फेर सकते, चाहे वो कोई भी सत्ताधारी दल हो, चाहे आज का सत्ताधारी दल हो, चाहे 10 साल पहले का सत्ताधारी दल हो। ये शुरुआत कांग्रेस के समय में हुई थी। और आपने जो पंजाब की बात करी है या राजस्थान की बात करी है, ये जो कृषि कानूनों की शुरुआत हुई थी ये कांग्रेस के समय में ही हुई थी। कांग्रेस को किसी ने रोका नहीं था। काले कानून आज भारतीय जनता पार्टी जो रास्ता देख रही है, आज जिस रास्ते में भारतीय जनता पार्टी चल रही है, ये रास्ता दिखाने वाली कांग्रेस ही है। किसान है उसको तो बेचारे को पहले भी भुगतना था, अभी भी भुगत रहा है वो तो। इसके लिए तमाम राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। मेरी गुजारिश ये है कि आज राजनीतिक दलों को किसान के कंधे में रख के बंदूक नहीं चलानी चाहिए। चलिए रुकूंगा, मेरे पास वक्त और नहीं है, रुकना चाहूंगा। मलिक साहब शुक्रिया। ठीक है, मैं चर्चा, चंदेलिया साहब चर्चा लगातार हम करते रहेंगे इस मसले पर जब तक हल नहीं निकलेगा। शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े। भाटिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और विकास सीसर मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक पार्टियों का चेहरा चरित्र ये सब जानते हैं और वो कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो। किसान हित की आज बात कांग्रेस पार्टी करे, भारतीय जनता पार्टी करे। किसान हित अगर सच में किसी ने देखा होता तो आज किसान यूं सड़क पर ना बैठा होता। देश की आजादी के 70 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी अगर किसान को इस तरह से आंदोलन करना पड़ रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम 21वीं सदी में
कहां पर खड़े हैं। 2 एकड़ 2.5 एकड़ बड़ी मुश्किल से जो किसान है उसके पास इतनी जमीनें बची हुई हैं। किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, किसी के पास 2 बीघे, किसी के पास 4 बीघे। बहुत कम किसान हैं जिनके पास बड़ी मात्रा में जमीनें हैं और वो फूलों की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, थोड़ा बहुत अपना पशुपालन करके गुजारा कर लेते हैं। और उस पर आज जिस तरह से राजनीति होती हम देख पा रहे हैं वो वाकई में शर्मनाक है। अगर सही में किसान के हित के बारे में सोचा जा रहा है तो किसान को ये बात समझा देनी चाहिए, जिस भी तरीके से उसको समझ में आए, लिखित में आए, प्यार से बताई जाए कि यह कानून उनके हित में है। आप लोगों के हित के लिए दिन रात खड़े हैं, आप लोग उठकर चले जाइए। जब तक उनको समझ में नहीं आएगा तो किसान ऐसी कौम है जो सर्दी में, गर्मी में अपने शरीर को तपाकर लगातार दिन रात मेहनत करती है और उसके बाद भी हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहती है। अकाल पड़ जाए तो भी अपने आप को खड़ा कर लेता है किसान। वो इतना जल्दी उठेगा नहीं। राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीतिक पार्टी किसान के ऊपर राजनीति ना करे, क्योंकि किसान के राह में कांटे बोने का काम कोई एक पार्टी ऐसी है जो बता दे हमने नहीं किया। सभी ने ऐसा किया है। अगर कांटे बोने का काम किसी ने नहीं किया होता तो आज किसान यहां नहीं होता। इसलिए उसको समझाया जाए और विश्वास दिलाया जाए कि सब आपके लिए हो रहा है, आपके हित के लिए हो रहा है। और जिस दिन उनको ये बात समझ में आ जाएगी, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जैसे लोगों को चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप लोगों को इन चर्चाओं को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आएगा तो किसान जाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो एसी भी लगवाएंगे, पंखे भी लगवाएंगे, फाइबर का कनेक्शन भी लेंगे, सारे काम करेंगे। इसलिए जरूरी है समझा दिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है अर्थव्यवस्था को भी और हमको भी और आपको भी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबर फास्ट।